स्वागत एक बार फिर आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हमारे साथ राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी हैं। ये खबरें मेरे पास और हैं बंगाल के अलावा बहुत। अभी इंडिया गठबंधन की बात भी करना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है आपकी दिलचस्पी भी बंगाल में है और मैं भी मुंह नहीं छोड़ पा रहा हूँ बंगाल की खबरों। कुछ खबरें और बता दें सर बंगाल की, क्योंकि इंटरेस्टिंग बातें। हाँ, इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, डेवलपमेंट बहुत है। कैसे ये पार्टी बिखरी। अब एक बयान आप सुनो, विधायक बोल रहा है सांसद के लिए, ठीक, सांसद वो रहा हुआ है पहले, ऋतव्रत बनर्जी, जो वहां लीडर ऑफ अपोजिशन बागी गुट के हो गए कोलकाता में। अब ये डेरेक ओब्रायन के लिए बोल रहे हैं। ये सारे बड़े चेहरे हैं तृणमूल कांग्रेस के। डेरेक ने ममता का साथ नहीं छोड़ा, वो वही है, लेकिन आप नाराजगी सोचिए किस कदर होगी। वो क्या बोल रहा है आदमी। वो ऋतव्रत बनर्जी राज्यसभा में रहे कुछ टाइम, और ये राज्यसभा में लीडर हो या चीफ विप हो, जो मतलब राज्यसभा का सब कुछ करने वाले टीएमसी के डेरेक ओब्रायन थे। और डेरेक साहब का एक बयान भी था इलेक्शन के बीच में कि अगर कोलकाता रीजन में 11 सीटें हैं, उन्होंने कहा अगर कोलकाता में बीजेपी एक सीट जीतेगी तो टीएमसी का एक सांसद अपना सर मुंडवाएगा। और बीजेपी जीत गई 6। अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं नाम भेजो, कौन 6 लोग जो हैं वो बाल उतरवाएंगे अपने। ये मतलब इस हद तक अहंकार से बात की गई थी। अब ये आदमी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये क्विज मास्टर, क्योंकि ये क्विज मास्टर ही थे पहले टीवी पे, वहीं से निकले हैं, वहीं वो पॉपुलर वहीं से हुए थे, ब्रिटानिया शो करते थे कुछ। तो उन्होंने कहा कि ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि क्विज मास्टर हमारे बैठने की जगह तय करता था, और क्विज मास्टर का जगह संसद नहीं होता, स्टूडियो होता है। लेकिन आज क्विज मास्टर को खुद बैठने की जगह नहीं मिलने वाली है। सीनियर से सीनियर आदमी को, वो जिन्होंने इस्तीफा दिया कल, सुखेंदु शेखर रॉय, सबसे सीनियर आदमी, उन्होंने कहा उनको हमको लास्ट बेंच बैठने के लिए दिया करते थे। सुखेंदुदा जो बोल रहे हैं, मैं भी वो चीज भुगत के आया हूं। पिछले 1 साल में पार्लियामेंट के अंदर जितना बहस हुआ था, मैं उससे बाकी लोगों से ज्यादा बहस में भाग लिया। क्या परफॉर्मेंस है ये तो पब्लिक है, मगर फिर भी मैं भी लास्ट रो में बैठता था। ठीक है, खैर मैं लास्ट रो में बैठता तो आरटीआई एक्टिविस्ट, बाकी कुछ और लोग, सामने सीट उन लोगों को मिला था, क्योंकि ये क्विज मास्टर का प्रेरोगेटिव है कौन किधर बैठेगा। मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का मौका नहीं मिलेगा। उनका आरटीआई एक्टिविस्ट को एक थे इनके राज्यसभा के, वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ही थे, उनकी बात कर रहे थे कि उनको फ्रंट बेंच मिलती थी, हम लोगों को, पुराने लोगों को, सबको हमको जो है लास्ट बेंच में बैठाते थे। अब फिरहाद हकीम की मैं आपसे बात कर रहा था, तो फिरहाद हकीम आप कहेंगे साहब नहीं हो सकता। मैं अब टीएमसी के हालात देखते हुए असंभव किसी चीज को नहीं कह सकते आप। मतलब ये राइडर के साथ बोलना पड़ेगा कि हो कुछ भी सकता है, लगता है कि नहीं होगा, लेकिन हो कुछ भी सकता है। फिरहाद हकीम ने कल बंगाल असेंबली में बागी गुट के जो 2 बड़े नेता हैं, संदीपन साहा और ये ऋतव्रत बनर्जी जिनको आप सुन रहे थे, इन दोनों से मुलाकात की। बल्कि संदीपन साहा उनको इनके चैम्बर में जाकर के लेके गए मुलाकात करवाने के लिए ऋतव्रत बनर्जी के। तो वहां से ये खबरें उड़ी, क्या बॉबी हकीम भी जो है वाला बदलेंगे। बॉबी हकीम को जरूरत नहीं थी ना, इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? वैसे मेयर थे कोलकाता के, वहां पर जो उसकी जरूरत नहीं थी ना कोलकाता से इस्तीफा देने की। उन्होंने वहां पर पूरा उसको डिसॉल्व कर दिया, वहां पर जो कॉर्पोरेशन को। उसके बाद पर मतलब ये सीरियस बात ये है कि फिरहाद हकीम जो है, उन्होंने ममता बनर्जी को इलेक्शन लड़वाया इस बार, उन्होंने और उनकी बेटी ने। नहीं, फिरहाद हकीम ने तो ये कहा, अभिषेक के बाद सबसे अभिषेक से भी ज्यादा, फिरहाद हकीम ने तो अभिषेक से भी ज्यादा ट्रस्टेड आदमी है। ममता बनर्जी इन्हीं के बूते पे पूरा इलेक्शन लड़ती थी अपना। फिरहाद हकीम जो है वहां पर जो पूजा पंडाल है उनके पूरा ऑर्गेनाइज करते थे। ममता बनर्जी का इलेक्शन देख रही थी शायद, बेटी भी खुद भी, दोनों जो है ममता के इलेक्शन देख रहे थे। वहां पर ममता बनर्जी के जो दुर्गा पूजा वगैरह होती है, उनका सारा पंडाल का जिम्मा इनके पास होता था, सब कुछ इनके क्या पास। लगता है? नहीं, आपको एक जानकारी मैंने दी थी शायद जब चुनाव हो रहे थे, कि फिरहाद हकीम ने कहा था ममता बनर्जी को कि वो चाहें तो उनकी सीट से लड़ सकती हैं, क्योंकि वो सबसे सेफ सीट है। क्या आप पलटेंगे ये भी? देखिए, इस तरह के नेताओं की कोई आइडियोलॉजी होती नहीं है, तो सिर्फ पैसों के लिए सत्ता में आते हैं। मेयर रहते हम आप पैसा बनाया, नगा ने इनके पास ही, सरकार में ममता बनर्जी थी तो कोई पूछने वाला नहीं था, तमाम तरह के गैर कानूनी काम करके हम आप संपत्ति बनाई। अब इन्हें पता है कि सरकार बदल गई है, कलकत्ता म्यूनसिपल कमिश्नर अब दूसरे आ गए, अब सरकार नहीं है, तो इनकी सारी संपत्तियों की जांच होगी जो उन्होंने फर्जीवाड़ा करके टेंडर दिए होंगे, पैसा बनाया होगा। तो उससे बचने के लिए तो वो ये अख्तियार करेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। उनको अपना पैसा बचाना, उनको कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या ममता बनर्जी से विरोध नहीं है। उनको तो जिस दिन ममता बनर्जी सत्ता में आएगी, फिरहाद हकीम फिर ममता बनर्जी के साथ आ जाएंगे। ऐसे लोग सत्ता
सत्ता में सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, और इनका जाना ना जाना मुझे लगता है कि बहुत नहीं है, ये लोग अपनी सत्ता के लिए आए। लेकिन हम ममता बनर्जी को मान लेना चाहिए कि भाई उनके अलावा और अभिषेक बनर्जी के अलावा उनके पास कोई सांसद नहीं है, सबको जाता हुआ मान लेना चाहिए। और ममता बनर्जी को अपने भविष्य की राजनीति अगर करना है तो उसके हिसाब से नए से संगठन खड़ा करे, नई तैयारी करे लोकसभा चुनाव की, उस पर फोकस करे। अब ममता बनर्जी सांसदों को बचाने के चक्कर में मुझे लगता है अपना समय 2 बयान आए, जो बात आपने कही ना अभी, 2 बयान कल आए सारे विपक्ष के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता जो कल मीटिंग में मौजूद थे। सर ये फोटो भी तो रिलीज हुई ना, आप फोटो का भी तो मैसेज समझा कीजिए। ऋतुव्रत बनर्जी सर, ऐसे थोड़ी कोई फोटो रिलीज होती है। सर मैं नॉर्मल एंकर, आप एडिटर, ये तो फर्क है। नहीं, फोटो रिलीज कोई की जा रही है। फोटो रिलीज हुई है, फोटो रिलीज हुई है फिरहाद हकीम की। फोटो ना आती तो मान लेते हैं। 70 मिनट तक फिरहाद हकीम और इनकी फोटो आई है तो मतलब फोटो का मतलब 70 मिनट बहुत होता है कि क्या बात कर भाई, कल भी वो फोटो रिलीज की गई थी ना, मैंने आपको कहा कि कोई भूपेंद्र यादव जी तो फिर बात तय होगी, तो फिरहाद हकीम जी पे नजर रखनी पड़ेगी। मैं आपको 2 बयान बता रहा था, यही बात हुई क्योंकि सब इसको शिवसेना मॉडल कह रहे हैं कि वे एकनाथ शिंदे की जैसे पार्टी ले गए। तो ये संजय राउत से उद्धव ठाकरे के सेनापति से बात हुई रिपोर्टर्स की, तो उन्होंने कहा सब कह रहे हैं शिवसेना की तरह हो गए। उन्होंने कहा ना, एक बेसिक अंतर है शिवसेना में और ममता और टीएमसी में। उन्होंने कहा अंतर यह है कि हमारे जो लोग गए वो गए, हम इनके पीछे कभी नहीं भागे, और मैं ममता जी से कहूंगा इनके पीछे मत भागो, जो समीप जी कह रहे हैं, जो गया गया, इसके पीछे मत जाओ, अपनी पार्टी खड़ी करो। हम जैसे भी हमने अपनी पार्टी खड़ी कर दी। दूसरा बयान और इंटरेस्टिंग था डी राजा का, सीपीआई के। सीपीआई इंडिया गठबंधन की पार्टी है, बंगाल में ठीक है वो ममता के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये हो रहा है तो ममता बनर्जी सबसे पहले ये सोचें कि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है विचारधारा, क्या कमिटमेंट है आपके लोगों की, किस विचार के प्रति समर्पित हो। ये जवाब मिल जाएगा तो मामला ठीक भी हो सकता है, और अगर ये जवाब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि ये तो होना ही था। देखिए, ममता बनर्जी की जो इमेज रही है ना, बंगाल की शेरनी, जुझारू, सड़क की नेता, संघर्षशील, तो थोड़ा कटु लग सकती है मेरी टिप्पणी, लेकिन सच ये है कि ममता बनर्जी की राजनीति अब 1998 से देख लें तो सत्ता उनका साध्य रही है, बाकी सारी चीज़ें साधन बनी है। कांग्रेस में थी, कांग्रेस पर इन्होंने आरोप लगाया कि मुझे लेफ्ट फ्रंट से लड़ने नहीं देते हैं। प्रणब मुखर्जी तरीके जैसे जो नेता हैं दिल्ली में बैठे हैं, उनकी लेफ्ट फ्रंट से साठ-गांठ है। बल्कि अंदर खाने उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लीडरशिप की भी लेफ्ट फ्रंट से साठ-गांठ है, क्योंकि समय समय पर राष्ट्रीय राजनीति में उनको वाम दलों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई, और अलग पार्टी बनाने के बाद वो एनडीए में भी रही बीजेपी के साथ, यूपीए में भी रही कांग्रेस के साथ, चुनाव भी गठबंधन में लड़ा, और अब जब चुनाव हार गई तो उन्होंने फिर सबसे साथ आने का आह्वान कर दिया, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो या बाकी दल हो। कुल मिलाकर ये सवाल तो बिल्कुल सही है, और ममता बनर्जी नहीं, जितने क्षेत्रीय दल हैं उन सबको ये आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि आखिर उनकी विचारधारा क्या है। लेकिन अब बड़ा सवाल, अभी समीर जी कह रहे थे आइडियोलॉजी, शायद उसके फिरहाद हकीम के बारे में, सच एक राजनेताओं की या राजनीतिक दलों की टोटल आइडियोलॉजी, एक्सेप्शन हो सकते हैं, कहीं बीजेपी जैसी पार्टियां हो सकती हैं क्योंकि उनके पीछे आरएसएस की पुरानी विचारधारा है, उससे कमिटमेंट है, या लेकिन ज्यादातर दलों नेताओं की विचारधारा सिर्फ सत्ता है, पावर, इसके अलावा कोई विचारधारा नहीं है जी। ठीक, बाकी सब रास्ते हैं। कम से कम बंगाल में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अभिषेक बनर्जी को तीसरा समन मिल गया है सीआईडी से, जो फेक सिग्नेचर वाला मामला हुआ लोकसभा विधानसभा में। 2 समन, पहला समन पे वो गए नहीं, दूसरे समन पे उन्होंने कहा, उससे पहले उनके साथ वो मारपीट कांड हो चुका था तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अब तीसरे समन पर उन्होंने ये कहा कि मैं दिल्ली में किसी वजह से कोलकाता में नहीं हूँ, कल वो इस बैठक के लिए दिल्ली आए हुए थे, तो तीसरे समन पर भी वो नहीं गए। कल इनके घर सीआईडी फिर पहुंच गई है, तीसरा समन जो है उनको दिया जा चुका है। अब ये हाईकोर्ट चले गए हैं, लेकिन कभी ना कभी तो इनको फेस करना पड़ेगा। राहुल जी देखिए, जो मामला है इसमें जो शोभन देव चट्टोपाध्याय, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए जो चिट्ठी दी गई, और जिसके बाद जो है जो रेबल हैं इस वक्त, मैं अभी रेबल ही बोलूँगा, ऋताबर्ता बनर्जी और एक संदीपन साहा, इन लोगों की कंप्लेंट के बाद ये सारा जो है मामला उठा। नेचुरली अब सीआईडी उसकी जांच कर रही है, और कल जो अभिषेक बनर्जी है वो भागे फिर रहे हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको ये जांच जो है उसके सामने आना तो पड़ेगा ही, चाहे वो कोर्ट जाएं या किसी भी तरह से करें, लेकिन जाना सीरियस है। ये मामला बिल्कुल सीरियस है। अगर उन्होंने जो है ये सिग्नेचर फेक किए हैं तो मामला बिल्कुल सीरियस है। ठीक, एक तस्वीर और देख लीजिए आप, वो फालता वाला जहांगीर खान, वो नेपाल बॉर्डर से कल पकड़ा गया था, जिसने वोटरों को डराया धमकाया था, वहां रीपोल करना पड़ा, और उसकी कोर्ट के अंदर
पेशी हुई है। एक तो ये उसकी तस्वीर है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट तस्वीर और दूसरी ये रहे, वो जो झुकेगा नहीं पुष्पा। दूसरी एक तस्वीर इसका जो ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर लोकल्स ने जिस तरीके से जाकर के अपना गुस्सा निकाला, उसको भी आप एक बार देखिए। जिसका लगभग आतंक था जिस आदमी का, ये हाल हुआ सत्ता पलटने के बाद। एक बार पूरे स्क्रीन पर दिखा दीजिए इसको, मेरी आवाज भी सुना दीजिए। ये भी बंगाल के अंदर हो रहा है। ये सिलसिला मतलब नाराजगी का अभी खत्म नहीं हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अरे कब तक चलेगा? लेकिन अभी जब तक ये सेटल ना हो जाए, ये जो ग्रुप सेटल हो जाए विधानसभा में, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, तो फिर तय हो जाए कि भाई पार्टी किस स्थिति में। थोड़ा सा लगेगा टाइम, गुस्सा निकल रहा है, उसके बाद सेटल हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा वक्त इसमें लगने वाला है। कुछ छूट भी मिली हुई है, नहीं तो किसी के घर में जाकर आप कैसे तोड़फोड़, किसी के ऑफिस में जाके कैसे तोड़फोड़ करोगे? गुस्सा हो सकता है, गुस्सा होगा, लेकिन आप किसी की इजाज़त मिल जाएगी आपके दफ्तर में तोड़फोड़ करने की, तो वो सब भी हो रहा है। लेकिन ये गुस्सा मैं समझता हूँ जितना जल्दी रिलीज हो जाएगा, खत्म होगा, फिर कभी इसको दिस शुड एंड। ये बात सही है, ठीक है, लोगों की नाराजगी भी अगर है तो जायज़ आपने ठीक कहा। अब इस पर रोक लगाने वाले काम भी जो है होने चाहिए। एक बयान आपको और आज सुनाता हूं बंगाल का, फिर आगे बढ़ेंगे। ये केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का बयान। आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई बंगाल में। सेंटर की कोई स्कीम बंगाल में नहीं चलती थी, ममता जी लागू नहीं होने देती थी। आयुष्मान भारत योजना अपने किस्म की भारत में पहली और सबसे बड़ी योजना है, जिसमें यूनिवर्सल मतलब बहुत बड़ा कवरेज दिया गया है, 5 लाख तक लोगों को स्वास्थ्य बीमा का। आप केवल सुनिए वो क्या बता रहे हैं, कैसे इन्होंने कहा ममता बनर्जी से कि ये स्कीम लागू कर दीजिए, लोगों के भले की है। ममता जी ने कैसे मना किया, और उतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि अभी स्कीम के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो हमने पोस्ट ऑफिस से डाक के जरिए तमाम घरों में जहां जहां भी हम भेज सकते थे पर्चे भेजे कि ये स्कीम है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, अपना एनरोलमेंट इसमें करा लीजिए। हमें एनरोल तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, तो जानकारी देने के लिए उन्होंने कहा। उस चिट्ठी का क्या हश्र हुआ, ये भी सुनिए। जब मैंने ममता जी को कहा कि आयुष्मान भारत लागू करना है और करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हमने नहीं करना है। मुझे याद है कि उन दिनों शुरू में एक एप्लीकेशन फॉर्म छपा था आयुष्मान भारत का, पीएम जय का, जिसमें क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आयुष्मान भारत क्या है, तो उस पर हमने वो चिट्ठी लिखी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पोस्ट ऑफिस से उन चिट्ठियों को लेकर के फाड़ करके नालियों में बहा दिया गया, ताकि जनता को पता भी ना चले कि उनके लिए कोई इस तरीके की स्कीम आई है। अब उस समय मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा ममता दीदी ये जनता के लिए है, इसके बारे में आप सोचिए ना, होबे ना होबे ना होबे ना। हमने कहा होबे होबे होबे। और ये हुआ। आज वो आई हुई हैं, देखा होगा आपने उनकी तस्वीर, नहीं देखा हो तो शाम को जरूर न्यूज में देख लीजिएगा। हौबे ना वाले का क्या हाल होता है और हौबे वाले कैसे खड़े होते हैं, ये पता चला। पहली बात तो ये स्कीमों का टकराव ही ठीक नहीं है। राज्य की स्कीम चलेगी, सेंटर की नहीं चलेगी। अरे भाई, सेंटर वाले भी अगर फंड दे रहे हैं उसके अंदर कोई बड़े और वो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, क्यों नहीं आप दोगे? दो अपनी स्कीम को उसमें मर्ज कर दो या दोनों लागू करो भाई। तुम्हें बीजेपी की बड़ी अच्छी आदत है। लेकिन ये जो उन्होंने बताया कि उसकी जानकारी देने वाले पैम्फलेट फाड़ के फेंक दिए, टीएमसी वालों ने घर ही नहीं पहुंचने दिए। ये नेचुरली वो ये करते ही थे कि भाई सेंटर स्कीम लागू ना हो जाए। मैं बस एक बात ये कहना चाहूंगा, बीजेपी की ये बड़ी अच्छी आदत है कि वो राज्यों की स्कीम से भी मतलब इंस्पिरेशन लेके बाकी स्कीमें, जैसी ये आयुष्मान भारत योजना, इसमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है वो भामाशाह जो योजना थी, स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान की, उससे इंस्पिरेशन लिया गया था। 2015 में वो आई थी, 2018 में जो है ये आयुष्मान योजना आई थी।
तो बीजेपी की आदत है कि वो अच्छी स्कीमों को उठाकर उससे बेहतर स्कीम बनाकर लोगों के पास लेके जाती है, अच्छी बात है। लेकिन टीएमसी ने जो किया कि जो लाभ केंद्र की योजनाओं का राज्य के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने दिया, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसके कारण लोगों की एक परेशानी बढ़ी, उनका नाराजगी भी इस कारण से बहुत ज्यादा बढ़ी। मेरे ख्याल से दिल्ली में भी अरविंद जी ने दिल्ली में शायद भी यही उसको नहीं हुआ। लागू दिल्ली में नहीं किया लागू था, की थी, शायद। दिल्ली में भी लागू की। मेरे ख्याल से यही दो स्टेट थे, दोनों कांग्रेस स्टेट। के स्टेट्स ने लागू किया। हाँ। बिल्कुल, लेकिन हाँ, तो कांग्रेस तो इन प्रिंसिपल जो फायदे में स्कीम के साथ थी ना, और ऐड प्रिंसिपल किया उसके साथ। जितनी आयुष्मान योजना जितना पैसा देती थी स्टेट ने, कई कांग्रेस स्टेट की ने उन्होंने ज्यादातर ऐड कर दिया सरकारों कि अच्छा इससे ने ज्यादा केंद्र सरकार इसमें की मिले। किसी योजना को उस तरह से अब सर ये बड़ी बात, अब ये सारे घटनाक्रम जो हो रहे हैं ये किस लिए? बीजेपी इनका साथ ले रही है तो कौन सा बड़ा काम इसको करना है? अब ये पब्लिक जानकारी है कि बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक, डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तीनों काम करना चाहती है 2029 के इलेक्शन से पहले 2029 में इनके साथ चुनाव में जाना चाहती है, इनको लागू करा करके। और अब तो लोग कहने लगे हैं कि ये काम शायद ये बिल जो है मानसून सेशन अगले महीने जो शुरू होने वाला है तीसरे हफ्ते में, उसमें भी ये काम किया जा सकता है। नंबर पूरे होने चाहिए। नंबर कहां तक पहुंचे, आप इस कहानी को जरा सुनिए तो आप समझ पाएंगे कि ये सब बीजेपी के लिए क्यों इतना जरूरी है। अब 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, ये बात सबको मालूम है। अब कहां तक गणित पहुंच गया इसका एक आपको मैं आंकड़ा जो है पेश करता हूं, आपकी स्क्रीन पर इसके डेटा जो है वो आएंगे, क्योंकि मैं भी कल से सोच रहा था कि कैसे होगा। एक आर्टिकल पढ़ा तो पता लगा कि ये काम तो भाई लगभग सा इनका बीजेपी का बन गया है। देखिए 543 लोकसभा सीटें, 2/3 बनता है 362, इसमें से 3 सीटें अभी खाली हैं, तो ये आंकड़ा 360 पर ऑलरेडी आ गया। ये चाहिए 2/3 लोकसभा में। एनडीए के पास 293 हैं, 22 मिला दीजिए टीएमसी के तो ये 315 हो जाएगा। इसमें अगर डीएमके के 22 जोड़ देंगे तो ये 337 हो जाएगा। ये दोनों काम लगभग हो चुके हैं, डीएमके भी लगभग इसमें जो है वो तैयार हो चुकी है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी हैं, ये भी चर्चाएं हैं, समीर जी बताएंगे इसके बारे में आपको। तो ये संख्या हो जाएगी 343, 343, कितने मैंने आपको बताया चाहिए 360, और 343 पर सरकार को लगता है कि वो अभी ऑलरेडी है। अप्रैल में जब ये विधेयक लाया गया था संसद में तो बीजेपी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में पड़े थे 298, मतलब वो एनडीए के 293 से 5 ज्यादा थे, वो भी इसमें जोड़ लीजिए तो वो हो जाएगा संख्या 348। फिर याद दिला रहा हूं जाना कहां है 360, बचे कितने, दूरी कितनी, केवल 12 की दूरी बची हुई है। और वो 12 बीजेपी को लगता है निर्दलीय वगैरह और सब छोटे दल कुछ एक आध लोग साथ में आ जाएंगे। डीएमके एब्सेंट हो जाएगी ना सर, कोई एब्सेंट हो जाएगा तो भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त प्रेजेंट जो लोग थे पार्लियामेंट में वो 528 थे, और उस हिसाब से अगर देखिए तो अगर उस वक्त पास कराना होता तो बहुमत केवल 352 था। 348 सरकार मान के चल रही है हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो ये काम जो है लोकसभा वाला लगभग सरकार को लगता है कि हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर एनडीए 150 के आंकड़े के पास पहुंच चुका है, एक 164 जो है वहां पर उसको चाहिए। बीजेपी को लगता है ये काम राज्यसभा क्यों साथ आएगा, उसने डिलिमिटेशन का विरोध किया सर। डीएमके सबसे पहले पास पब्लिकली कोई नहीं बोला, लेकिन उनके पूर्व मंत्रियों के हवालों से खबरें छपी हुई हैं जिनको उनको कोट किया गया है कि हम इशू बेस्ड सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, इशू बेस्ड है ना? यस, नो जिस चीज पे डिलिमिटेशन बिल पे बात किया, डिलिमिटेशन पे, यस, इस बिल पर उन्होंने जाएगा ना, कहा डीएमके विरोध हमें अगर हमें सरकार संतुष्ट कर देगी, डिलिमिटेशन आपका नुकसान नहीं है तो हम साथ दे देंगे। सर डीएमके, मैं बता रहा हूं सरकार को इस बात का एश्योरेंस डीएमके ने दे दिया है कि ये जो 50% राइज कर रहे हैं आप, उससे हम मान जाएंगे। तो यही तो बिल तो डीएमके बुलाए सबसे थे। पहले आने वाला है उनके साथ इस बिल पर। डीएमके तैयार है, हाँ, तो नंबर और ये तो तैयार हो ही गई, ये जो अब इधर ये तो तैयार सहयोगी जो बड़े भाई बने अभी नए, ये तो आ ही गए। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 2/3 मैनेजेबल है बीजेपी के लिए भी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बिल को पास कराने के बहुत करीब पहुंच गई है, और मुझे लगता है कि जो उनकी रणनीति होगी वो इसी दिशा की ओर बढ़ रही है। अब बस देखना है कि मानसून सत्र में ही इसको लेकर आते हैं या अगले शीतकालीन सत्र में इसको लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि कोशिश होगी कि इसी सत्र में उसको लेकर आ जाए, क्योंकि बहुत लोकसभा समय के लिए समय नहीं है, 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी पहला बिल जो था उनका वो लोकसभा में गिरा है, मतलब पहली बार वो 14 साल में हारे हैं, 12 साल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अब वो उन्होंने तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई मैं अभी हारा हूँ, अपना हौसला नहीं हारा हूँ, बिल जरूर गिरा है, मेरा हौसला नहीं गिरा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार की तैयारी होगी और सरकार इसको लेकर आएगी। और वन नेशन वन इलेक्शन को तो वैसे भी लेकर कमेटी बनी हुई है, अब वो कैसे उसको आगे बढ़ती देखने वाली बात होगी। महिला आरक्षण 2029 से सरकार ने जो कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने वो लागू करेगी, और ये तय है कि वो बिल पास होगा। 2029 में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। सर ये काम अभी होने जा रहा है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन में तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन डिलिमिटेशन के सवाल पर
डीएमके के जो रिजर्वेशंस हैं, और रिजर्वेशन नहीं है, डीएमके पूरे साउथ में उसके खिलाफ माहौल बना रही थी। पिछला बिल जो गिरा जिसका बात हो रही थी अभी, तो उसमें ये प्रावधान नहीं था कि 50% का इंक्रीज सब स्टेट्स में होगा। ये अमित शाह ने अपने भाषण में एश्योरेंस दी थी और कहा था कि 1 घंटे का समय मिले तो हम इसको बिल में लिख के दे देंगे। तो डीएमके डीलिमिटेशन के सवाल पर एकदम यू टर्न ले लेगी, मुझे लगता है वो उसकी अपनी राजनीति के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो डिलिमिटेशन के लिए हो सकता है थोड़ा और इंतजार करने में कुछ और गणित मैंने भी बने। ये पढ़ा और सर कह रहे हैं कि 50% के इंक्रीज के फॉर्मूले पे वो तैयार शायद हो जाए। सरकार ने बात की है मतलब DMK बात हाँ, हो सकती है, बात उस पर हो सकता है, क्योंकि बिल में वो नहीं था, नए बिल में वो आएगा जब पेश किया जाएगा तो उस पर कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अभी भी कुछ जो गैप है उसको पार करने के लिए थोड़ा समय चाहिएगा। तो हो सकता है कि मानसून सत्र में लाने की सरकार जल्दबाजी ना करे। सर आपको क्या लगता है? नहीं, लाने की तैयारी कर रही है, और उसमें जो आपने नंबर बताया वो तो ठीक है, लेकिन नंबर 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द हाउस है ना, वॉकआउट भी तो कर तो उसको भी तो कर सकते हैं। वो भी तो ध्यान रखना कीजिए। ये सही बात है, ये सोचने लगे बता रहे हैं बात वो। ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी तीनों अलग किस्म की हैं। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 तो चाहिए ही, लेकिन हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के आधे लोग प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ, मतलब मिनिमम वो हो, लेकिन प्रेजेंट मेंबर्स जो है वो उसके 2/3 मतलब ये नहीं है कि 100 लोग रह जाए और उसका 2/3 हो। तो बहुत से लोग अगर अंतरात्मा को सुन के गैर हाजिर हो जाएं तो काम हो जाएगा। सर, सारे एमपीज की अंतरात्मा हमेशा जगी रहती है। सही बात। डीएमके वॉकआउट करेगा सर। डीएमके अपना सेब बचाने के लिए वॉकआउट कर जाएगा, फीस बचाने के लिए, शिवसेना वाली बात और कहाँ से सरकार आई? को सॉर्ट कर देगा। शिवसेना वाली बात कहाँ तो से? बिल पास कराने की है ना, कैसे पास कराना है वो नहीं, इम्पोर्टेंट। बात ये हो रही थी कि क्या डीएमके समर्थन कर सकता है। तो जिस तरह से तमिलनाडु में उन्होंने काले झंडे लेकर जिस तरह से इसका विरोध किया था, उनके लिए इसका समर्थन करना मुश्किल है। वॉकआउट कर जाएगा अरेंजमेंट बिल के तहत, पास कराने की वो बात है अलग ना, बात। सरकार को बिल पास कराना है। शिवसेना की बात कहां से चल पड़ी? शिवसेना समर्थन दे रही है इसको, अब दे रही है। कंफर्म हो गया, शिवसेना समर्थन देगी। अब शिवसेना अब कांग्रेस से भी बाहर होने की स्थिति में है, इंडिया गठबंधन से। और खबर यह है कि अगले लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। अब ये तय है कि शिवसेना वापिस, कहां जाएंगे वो? अब हो सकता है वो वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई एडजस्टमेंट हो सकता है वो खुद अपने दम पे लड़ने की कोशिश करे हिंदुत्व के नाम पर। भविष्य की राजनीति वो क्या करेंगे तय होगा, लेकिन ये तय है कि शिवसेना अब इस मामले में आगे बढ़ रही है और वो महिला आरक्षण का समर्थन देगी। तो उनके 9 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। तो और आपकी जानकारी क्या है, ये काम मानसून सेशन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो इस पर तैयारी शुरू कर दी कोशिश अमित शाह जी तो ने। सरकार यही और करेगी, क्योंकि लास्ट इतना वीक टाइम में मानसून सेशन का लास्ट वीक टाइम में, लगेगा ना, टाइम डिलिमिटेशन लगेगा। में टाइम मानसून सेशन के लास्ट वीक में सरकार इसको लेकर आएगी और सरकार इसको पास कराएगी। और ये सब जो हो रहा है इतनी तेजी से जो घटनाक्रम घट रहे हैं वो उसी के लिए घट रहे हैं कि मानसून सेशन के पहले सारे हो जाए। और अभी तो जुलाई में शुरू हो जाएगा 20 तारीख के करीब। इसका इलेक्शन 850 सांसद बिल्कुल बिल्कुल। महिला सर, आरक्षण के साथ 816 सेशन को यूं भी समझिए, विंटर सेशन की प्रॉब्लम क्या है कि फरवरी में, मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो हाउस चलना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, और वैसे भी विंटर सेशन हमारे यहाँ पर चलता नहीं नॉर्मली, लेकिन उसके बाद यदि विधानसभा चुनाव हो रहे हो, उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव हो रहे हो, गुजरात जैसे चुनाव हो रहे हो, तो उसमें हाउस चलाना बहुत मुश्किल काम है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ऐसे दिन में पास नहीं करवा सकते आप। उसके लिए जरूरी है कि वो हो, ये नहीं है कि जैसे और बिल सरकार पास करवा लेती है, वो भी उसमें कंडीशन है। ठीक है। अच्छा, हाँ।